नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि धामी सरकार ने घोषणा पत्र में किए गए कई वादों को पूरा कर दिया है। इन वादों को पूरा करने सीएम धामी ने कई अहम फैसले लिए। वादों को धरातल पर उतारने को लेकर सीएम ने निर्देश दिए हैं। साथ ही समय समय पर कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की गई है। भारतीय जनता पार्टी की माननीय सांसदों गणों के साथ या विधायक गणों के साथ ये रूटीन बैठकें होती रहती हैं और उसी के तहत एक माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे हमारे सभी सांसदगण, राज्यसभा के सांसद, उनके साथ एक बैठक हुई जिसमें हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, महामंत्री संगठन जी, सभी लोग उस बैठक में रहे और आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर रखते हुए हमारे आगे के कार्यक्रम क्या क्या होंगे, उसमें प्रत्येक विधानसभा में लोकसभा वाइज क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे, उस पर विचार विमर्श किया गया। डोईवाला की साहिल सिंह साहिब गुरुद्वारा में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास, हरिद्वार लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. जैन ने दरबार साहिब के भवन का शिलान्यास किया है। इस अवसर पर क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित तमाम योजनाओं का शिलान्यास कर उत्तराखंड के विकास को गति देने का काम किया गया। कार्यक्रम में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि भाजपा की सरकार लगातार क्षेत्र के विकास के लिए धरातल पर काम कर रही है। आपको बताएं कि डोईवाला के नुन्नावाला गुरुद्वारे में अल्पसंख्यक विभाग को गुरुद्वारे में भवन निर्माण के लिए 46 लाख रुपए की धनराशि दी गई। इसके अलावा डोईवाला क्षेत्र की तमाम नहर, सीसी रोड निर्माण के लिए भी धामी सरकार ने धनराशि जारी की है। यूपी में माफिया डॉन अतीक और अशरफ हत्याकांड के बाद हरिद्वार में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार जनपद की सीमाएं यूपी के कई जनपदों से लगती हैं, लिहाजा सीमाओं पर जहां कड़ी चौकसी बढ़ती जा रही है, वहीं संवेदनशील क्षेत्रों में पीएसी भी तैनात कर दी गई है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं। लिहाजा सोशल मीडिया और अफवाहों को लेकर खुफिया विभाग भी पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। जिले में यूपी की ओर से आने जाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। लालकुआं कोतवाली पुलिस ने देर शाम चेकिंग के दौरान एक चरस के तस्कर को तकरीबन 436 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया गया है।
कब्जे से चरस और नकदी को पुलिस ने सीज किया है। पकड़ी गई चरस की कीमत तकरीबन 60,000 रुपये बताई जा रही है। नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसी के क्रम में कल शाम को लालकुआं क्षेत्र के बिंदुकत्ता में चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम गौर सिंह पुत्र चंद्र सिंह सुयाल है, इसके घर पर जो दुकान बनी है छोटी, उस पे कुछ अवैध सामान हमें मिला है जिसकी पहचान चरस के रूप में की गई है और हमें पैसा भी मिला है कुछ, जिसका जो अमाउंट है 24,750 रुपये हमें इसके घर से बरामद हुए हैं और यह अवैध जो सामान है उसका जो वजन है वो 436 ग्राम है। इस व्यक्ति के घर से हमें बरामद हुए हैं। इसके खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं के तहत हमें कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज किया गया है और अभियुक्त को जेल में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके विषय में अभी जानकारी की जा रही है कि इसका कोई इतिहास आपराधिक रहा है। जो ये रकम इसके घर में मिली है, ये है इसने जो अवैध चरस जो इसके घर से मिली है वो उससे पहले भी उसने बेची थी, उसी के फलस्वरूप इसके पास ये पैसा इकट्ठा हुआ था, तो ये उसका पैसा है। और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ मुकेश कुमार यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से इस चरस तस्कर को धर दबोचा गया है, कितना माल इसके पास से बरामद हुआ है और क्या पहले भी ये इलाके में लगातार सक्रिय था? देखिए, लालका पुलिस क्षेत्र जब से तैनाती हुई तब से बाद लगातार अवैध नशे को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। कल भी अवैध जो नशे के इंजेक्शन थे उसको लेकर पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आज देर रात जो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शनिवार देर रात एक शराब चरस तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 400 ग्राम चरस बरामद हुई है। हालांकि पुलिस ने इसके खिलाफ एनडीपीएस का मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। और इसके साथ ही क्या इसकी आपराधिक हिस्ट्री को भी खंगाला गया है? क्या इसका कोई नेटवर्क है जो लगातार इस तरह की सप्लाई में इसके साथ सक्रिय हो? पुलिस ने जो आरोपी गिरफ्तार करा उसकी पूछताछ चल रही, कहाँ से माल लाता था, कहाँ बेचता था, उसकी जांच चल रही है। हालांकि जो चरस पकड़ा है वो अपनी दुकान पे चरस बेचता था, चरस का काम करता था, तो इसके लंबे समय से शिकायत मिली थी, जिसको लेकर पुलिस ने कल जाल बिछाया। जाल बिछाने के बाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर मौके से पकड़ा। उसके पास से 24,500 रुपये बरामद हुए हैं। पुलिस ने बरामद चरस और पैसे को सीज कर दिया है और पुलिस ने कहा है कि अगर लगातार इस तरह की शिकायत मिलती है तो पुलिस आगे भी कार्रवाई करती मिलेगी। बिल्कुल। और मुकेश, क्या इसके संबंध में इंटर स्टेट कनेक्शन की कोई बात सामने आई कि जो ये माल बेचता था उस माल को ये आखिर प्राप्त कहाँ से करता था? क्या उत्तराखंड के अंदर से ही या अन्य राज्यों से इस माल को लाता था? देखिए, लालकुआ जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं यूपी और उधम सिंह नगर से सटा हुआ क्षेत्र है। कहीं ना कहीं ऐसा कोई उधम सिंह नगर जो भी है क्षेत्र है जो यूपी से सटा हुआ है, उसके लगातार तस्कर चाहे शराब का मामले हो, चाहे स्मैक के हो, चाहे चरस के हो, लगातार देखने को मिलते हैं। उसी को लेकर जो पुलिस क्षेत्र की संगीता तैनात की गई है उनको लेकर उन्होंने सीधे एक्शन ले रखा है कि अवैध नशे के खिलाफ हमेशा कार्रवाई की जाएगी। उसी कार्रवाई को लेकर उन्होंने कल इस तस्कर को गिरफ्तार किया और उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह की अगर कार्रवाई सूचना मिलती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए मुकेश।
उत्तराखंड में भी अतीक अशरफ की हत्या के बाद से हलचल मची हुई है, लेकिन विपक्ष जहां इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहा है, तो वहीं उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास और हरिद्वार के लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इसे सुशासन की ओर से बढ़ता कदम बताया है और कहा कि यूपी में कभी अपराध के लिए पहचान थी, लेकिन आज बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य में अपराधी एक एक करके साफ हो रहे हैं, जिससे हर कोई राहत की सांस ले रहा है। आप पूरे देश ने अंगड़ाई ली है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बहुत खुल करके कहा है कि इस देश में दादागिरी नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, देश मजबूत चाहिए, देश एक चाहिए और देश श्रेष्ठ चाहिए। तो एक देश और श्रेष्ठ देश के लिए जो भी चीज़ होगी वो कड़ा सा कड़ा कदम उठाया जा रहा है और इसलिए मुझे लगता है कि जहाँ केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार सशक्त तरीके से आगे बढ़ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है विभिन्न राज्यों में वो भी एक मिशन पूर्वक ये जो चाहे भ्रष्टाचार पर चोट हो, चाहे नकल माफियाओं पर चोट हो और चाहे वो ये जो दादागिरी करके, ये भ्रष्टाचार करके, गुंडागर्दी करके, ये माफिया तंत्र खड़ा करके जो पूरे समाज को डस रहे थे, उनका खात्मा हो, ये भारतीय जनता पार्टी के सुशासन का प्रमाण है। आप पूरे देश ने अंगड़ाई ली है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बहुत खुल करके कहा है कि इस देश में दादागिरी नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, देश मजबूत चाहिए, देश एक चाहिए और देश उत्तराखंड कांग्रेस में राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा पर्यवेक्षक के तौर पर वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया को उत्तराखंड कांग्रेस में सामंजस्य बिठाने के लिए भेजा गया है, जहां बीते शाम पीएल पुनिया ने कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं से सीधी मुलाकात की और सभी सामंजस्य बिठाने का पूरा प्रयास किया। इस पर कटाक्ष करते हुए बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने मीडिया में बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। जिस तरह से उनको विपक्ष में रहते हुए जनहित के मुद्दों को उठाना चाहिए, उससे वो भटक गए और अपने अपने वर्चस्व को लेकर बयानबाजी करते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में चाहे कोई भी पर्यवेक्षक उनका आ जाए, उनके राहुल गांधी आ जाएं, सोनिया गांधी आ जाएं, जिस प्रकार से कांग्रेस में कई सालों से चाहे राज्य स्तर पर से लेकर के अब तक जो भी चल रहा है वो सबको मालूम है, उत्तराखंड की जनता अच्छी तरह से मालूम है। कांग्रेस जब सरकार में रहती है तब भी उनके क्या हाल थे और जब वो विपक्ष में है तब भी उनके क्या हाल हैं, सब देख रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस की जो उनकी नैतिक जिम्मेदारी इस समय विपक्ष में जनता के मांग को उठाने की है, उसको न उठा करके वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। लेकिन वो चाहे कितने भी पर्यवेक्षण के आए, उससे कुछ होने वाला नहीं। आगामी 2024 में दोबारा कांग्रेस को पूरा प्रदेश के अंदर पता साफ होने वाला है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को लेकर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने भी कमर कस ली और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के आईएफएस अधिकारी शशांक पटनायक ने कहा कि चार धाम यात्रा के मद्देनजर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक मीटिंग ली गई।
इसके चलते एनजीटी के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, जिसमें 4 धाम के मुख्य मार्गों जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब जाने वाले मार्गों में प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ ही घोड़े खच्चरों से जो बायो वेस्ट जनरेट होता है उसके निस्तारण और 4 धाम मार्गों पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको जागरूक करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा जो इस साल होने वाली है उसके संबंध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा 31 मार्च को एक रिव्यू मीटिंग लिया गया था। इनफैक्ट ऑनरेबल एनजीटी द्वारा एक मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में राज्य स्तर में समिति बनाई गई है, जो कि चारधाम के जो मुख्य ट्रैक रूट है यमुनोत्री, गोमुख और हेमकुंड साहिब को जाने वाले ट्रैक रूट में प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और घोड़े खच्चरों से जो वेस्ट जनरेट होती है उसके निस्तारण और जो पर्यटक वहाँ पर आ रहे हैं उनको, पर्यटक और जो श्रद्धालु आ रहे हैं इन ट्रैक रूटों में, उनको अवेयरनेस जनरेट करने के लिए समुचित कार्रवाई हेतु दिशा निर्देश निर्गत की गई है। इसमें चारधाम और ये चारधाम की जो ट्रैक रूट में जो मुख्य बिंदु उभर के आई है और माननीय मुख्य सचिव द्वारा हमें निर्देशित किया गया है वो ये है कि जो व्हीकल्स को किस तरह से लिमिट किया जाए और जो घोड़े खच्चर हैं उनसे जो जनित वेस्ट है उसके डिस्पोजल कैसे किया जाएगा, जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रही है चारधाम मार्ग में और ये चारधाम ट्रैक रूट में उसका प्रॉपर डिस्पोजल, चाहे वो फिलिंग साइट में हो, लैंड फिलिंग साइट के माध्यम से हो या प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर के माध्यम से हो, उसकी एक समुचित कार्रवाई किया जाना है। और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ यहाँ पर पवन दीक्षित फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो पवन, आपसे जानना चाहेंगे चारधाम यात्रा के लिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं और जिस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर भी इस बार प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड पूरी तरह से सक्रिय है, तो कितना बड़ा परिवर्तन इस बार देखने को मिलेगा? बिल्कुल आलोक, जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चाहे वो और इसको लेकर के जैसे जहाँ चारधाम यात्रा 22 तारीख को शुरुआत हो रही है उससे पहले कई बार अधिकारियों के दौरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री स्वयं यात्रा व्यवस्थाओं के रूट से लेकर के जो बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम है वहां भी जो पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं उनकी भी समीक्षा बैठक कर चुके हैं और वहां पर स्थलीय निरीक्षण भी कर चुके हैं और तमाम अधिकारियों के द्वारा भी वहां पर स्थलीय निरीक्षण किया गया है कि व्यवस्थाएं कैसी हैं। तो चाहे वो घोड़े खच्चरों की व्यवस्थाओं से संबंधित हो, चाहे वो यात्रा रूट की व्यवस्था से संबंधित हो, चाहे वो परिवहन व्यवस्थाओं से संबंधित हो, ट्रांसपोर्टेशन विभाग के द्वारा जो तैयारियां की गई वो हो, चाहे वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो तैयारियां की गई, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी का ये विशेष अभियान है जिसमें स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है और वहीं पर्यावरण को दूषित न हो इसके लिए पर्यावरण विभाग भी लगातार इसके लिए प्रयास किया जा रहा है, पर्यावरण विभाग के द्वारा भी, और उसकी भी समीक्षा बैठक की जा रही है। पर्यावरण विभाग के द्वारा भी वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाए उस पर जो तैयारियां की गई उसके संबंध में पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री स्वयं और संबंधित विभाग के सचिव हैं उनको भी निर्देशित किया गया है कि जो भी व्यवस्थाएं हैं चाक चौबंद होनी चाहिए, पर्यावरण को भी बचाना है, यात्रा भी व्यवस्थित ढंग से करनी है और इसके साथ जो यात्री वहां पर पहुंच रहे हैं उनको भी असुविधा न हो, इसके मद्देनजर रखते हुए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। क्योंकि अब समय काफी कम है और इस एक सप्ताह का ही मात्र समय बचा है और ऐसे में इस एक सप्ताह में जो व्यवस्थाएं अभी अधूरी है उनको कैसे पूर्ण किया जाए इस पर पूरी तरह से फोकस है। पर्यावरण जो पर्यटन मंत्री हैं या पर्यावरण मंत्री हैं उनके द्वारा भी समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। पशुपालन मंत्री हैं उनके द्वारा भी जो घोड़े खच्चरों की जो पिछली बार जो व्यवस्थाएं बिगड़ी थी जिसमें तमाम घोड़े खच्चर की मृत्यु हो गई थी, उसके खान पान की व्यवस्था हो, उनके ठहरने की व्यवस्था हो, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, उस पर भी फोकस किया गया है। कोई आने वाले यात्री हैं उनके रहन सहन और उनके द्वारा जो यात्रा में जो बाधाएं होती हैं, चाहे वो ट्रैफिक से संबंधित हो, चाहे पार्किंग से संबंधित हो, चाहे होटल से संबंधित हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी से संबंधित हो, तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए यात्रा व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हों, इसके लिए लगातार व्यवस्थाओं का जायजा मुख्यमंत्री स्वयं भी ले रहे हैं
और अधिकारी भी ले रहे हैं। मुख्य सचिव से लेकर के जो है पर्यावरण अधिकारी हो, चाहे पर्यटन विभाग के सचिव हो, चाहे वो अन्य विभागों के स्वास्थ्य सचिव हो, तो ये स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, पशुपालन की व्यवस्थाएं, पर्यटन की व्यवस्थाएं और जो तीर्थाटन की व्यवस्थाएं और उसके साथ साथ जो लोक निर्माण विभाग के द्वारा जो कार्य करने थे उनकी व्यवस्थाएं हो, या फिर वहां पर जो जीएमबीएन और केएमबीएन की जो व्यवस्थाएं हो, ठहरने की व्यवस्थाएं हो, पार्किंग की व्यवस्थाएं हो, या फिर जो परिवहन व्यवस्थाएं हो, उन तमाम व्यवस्थाओं के मद्देनजर वहां पर लगातार मॉनिटरिंग हो रही है और व्यवस्थाएं अच्छी हों। इसीलिए जो पंजीकरण की व्यवस्था की गई है कि यात्रा रूट पर उतने ही यात्री जाएं जितनी कैपेसिटी है, इसीलिए उनको स्लॉट वही दिया जा रहा है जो भी बाहर के जो यात्री हैं। हालांकि जो उत्तराखंड के आंतरिक जो श्रद्धालु हैं उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन की सुविधा है उससे उनको वंचित रखा गया है और उससे उनको बाहर रखा गया है। लेकिन अन्य प्रदेशों के जो भी श्रद्धालु, जो भी तीर्थ यात्री इस चारधाम यात्रा में यहाँ पर आएंगे, उनके द्वारा पंजीकरण की जो व्यवस्था है वो अनिवार्य है। और ऐसे में जो व्यवस्था है उसको चाक चौबंद करने के लिए भी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और उम्मीद ये जताई जा रहा है कि इस बार की जो यात्रा है वो अच्छी होगी, सुखद होगी और अन्य सालों की, अन्य वर्षों की तुलना में इस बार सबसे अधिक यात्री उत्तराखंड की चारधाम यात्रा करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि जिस रेशियो में जो रजिस्ट्रेशन का जो आंकड़ा है उससे ये सिद्ध है कि इस बार की जो चारधाम की यात्रा है उसमें अधिक से अधिक श्रद्धालु पहुंचने की उम्मीद है। ठीक है, आप यहाँ पर लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। पवन, एक और बड़ी खबर है जो अपने दर्शकों को हम एक बार बता देते हैं। उत्तराखंड में आगामी 22 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर इन दिनों स्वास्थ्य विभाग लगातार बैठकें कर रहा है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 की टेस्टिंग को बढ़ा दिया है और आम जनता से स्वास्थ्य विभाग अपील भी कर रहा है कि आप लोग मास्क का प्रयोग करें। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस बार चारधाम यात्रा में 70 MBBS डॉक्टर की तैनाती भी की गई है, जो कि चारधाम में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए तैनात किए गए हैं। हमारे ओर से चारधाम की तैयारी की जा रही है। हमारे MBBS और स्पेशलिस्ट की ड्यूटी हमारे द्वारा लगा दी गई है और उन सभी का हम बेसिक प्रशिक्षण कर रहे हैं। MBBS का हमारे चंदन नगर ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण चल रहा है और जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं उनका प्रशिक्षण हम मेडिट्रेना में करके और तदनुसार हम उनको चारधाम की ड्यूटी पे भेजेंगे। और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए लगातार हमारे साथ संवाददाता यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो आपसे एक बार ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से चारधाम यात्रा को लेकर पिछले वर्ष कुछ अव्यवस्थाएं पवन देखने को मिली थी और उसमें सबसे ज़्यादा यही समस्याएं थी कि कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई, कुछ लोगों की जान भी गई। लेकिन इस बार देखिए बहुत अच्छी तैयारी की जा रही है कि डॉक्टर्स भी तैनात किए जाएंगे, मेडिकल के छात्र भी तैनात होंगे। कितनी सुविधा यात्रियों को होगी? बिल्कुल आलोक, जिस तरह से जो यात्रा व्यवस्थाएं की गई है उसमें स्वास्थ्य का अहम महत्व है और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो तैयारियां की गई है, पिछले वर्ष का जो अनुभव है उसके आधार पर इस बार जो यात्रियों को कम से कम यात्रा के दौरान नुकसान हो और उनकी स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें हैं उनको कैसे दूर किया जाए। अधिकतर इस चारधाम की यात्रा में 40 और 50 साल से ऊपर के लोग ज्यादातर आते हैं और 60 साल से अधिक के सबसे ज्यादा यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। उनमें कहीं न कहीं, क्योंकि जो केदारनाथ की जो यात्रा है उस दौरान वहां पर ऑक्सीजन की ज्यादातर कमी हो जाती है, जिस कारण जो दमा के जो पेशेंट हैं, यानी कि श्वास रोगी है या फिर जो हृदय रोगी है या फिर अन्य जो शुगर के पेशेंट हैं या अन्य जो बीमारियां हैं, उनसे ग्रसित जो श्रद्धालु हैं उनको कहीं न कहीं वहां पर दिक्कत होती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि पिछले वर्ष जब यात्रा के दौरान तमाम श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, इस आंकड़े को कम करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने इस बार चाक चौबंद व्यवस्थाएं की है और इसके साथ ही जो इसमें कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप
को ऐसे कम किया जाए। जो कोविड गाइडलाइन है, कोविड-19 की जो गाइडलाइन है, उसके आधार पर जो भी वहां पर श्रद्धालु पहुंचेंगे उनसे भी ये अपील की जा रही है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कि कम जो सोशल डिस्टेंसिंग है या फिर मास्क है या फिर जो उसकी जरूरी जो दवाइयां हैं वो भी साथ में लेकर के चलें और ये तमाम जो सतर्कता है उसको बरतते हुए चार धाम की यात्रा की जाए। और इसके साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसमें तमाम जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, चाहे वो हृदय रोग विशेषज्ञ हों, हड्डी रोग विशेषज्ञ हों और फिजिशियन हो या फिर जो चेस्ट स्पेशलिस्ट हो, ऐसे तमाम डॉक्टरों की नियुक्तियां की गई हैं और हर प्रत्येक 1 किलोमीटर पर हेल्थ पोस्ट बनाई गई हैं जिसमें यहाँ चिकित्सकों के साथ साथ पैरामेडिकल की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। और इस बार की जो चार धाम यात्रा में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का अगर बेहतर व्यवस्थाएं जो की गई हैं उसमें खास तौर से जो कुछ हेल्थ ATM भी लगाए गए हैं जिसमें जो श्रद्धालु इस तरह के हों। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ ही यहाँ पर जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी देने के लिए पवन। रमजान प्रेम और भाईचारा का संदेश देता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर काफ़ी लोग रोज़ा खोलने के लिए पहुंचते हैं। रविवार के दिन भी दरगाह पर भारी तादाद में पहुंचे लोगों को दावते इफ्तार दी गई। इफ्तारी में भाईचारे का संदेश भी दिया गया। इफ्तारी के दौरान कई धर्मों के लोग भी यहाँ पर मौजूद रहे। इस दौरान कृष्णानगर जिले के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह और शरीफ दरगाह के चेयरमैन सैयद अफसर अली भी यहाँ पर मौजूद रहे। रमजान प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर काफ़ी लोग रोज़ा खोलने के लिए पहुंचते हैं। रविवार के दिन भी दरगाह पर भारी तादाद में पहुंचे लोगों को दावते इफ्तार दी गई। इफ्तारी में भाईचारे का संदेश दिया गया और इफ्तारी के दौरान कई धर्मों के लोग मौजूद रहे। इस दौरान कृष्णानगर जिले के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह और शरीफ दरगाह के चेयरमैन सैयद अफसर अली निजामी मौजूद रहे।